तो है दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको बीएड के लिए जो आपका प्रथम सेमेस्टर का जो पेपर सेकंड है, शिक्षण एवं अध्ययन का मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, उसके क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? इसमें पहले में क्या दिया गया है कि शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा देते हुए उसकी प्रकृति का वर्णन कीजिए, अथवा शिक्षण की संकल्पना एवं स्वरूप का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें? शिक्षण का सामान्य अर्थ होता है बच्चों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करना, लेकिन शिक्षण की यह धारणा शिक्षण के सभी पक्षों पर प्रकाश नहीं डालती है, अतः शिक्षण की इस धारणा को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चों को केवल ज्ञान प्रदान करना है, ये शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है, बल्कि ये उद्देश्य होता है शिक्षण का कि बच्चों का मतलब हर प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो। ठीक है, देखते हैं डॉक्टर माथुर ने क्या कहा है। डॉक्टर माथुर ने कहा है कि जो शिक्षण का अर्थ होता है वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से समझाया गया है। उनके अनुसार वर्तमान समय में शिक्षण से ये तात्पर्य नहीं है कि बालक मस्तिष्क के थोथे अव्यवहारिक ज्ञान भर दिया जाए। अब तो शिक्षण का अर्थ बालक को ऐसे अवसर प्रदान किए जाते हैं जिससे वह बालक अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। ठीक है, वह अपने आप योजना बना सके, प्रदत्त सामग्री एकत्र कर सके, उसे सुसंगठित कर सके तथा फल प्राप्त कर सके, जिससे वह फिर प्रयोग में ला सके। ठीक है, देखते हैं इसके आगे क्या कहा गया है। व्यापक अर्थ में शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने परिवार, विद्यालय, मित्रता, व्यवसाय तथा वातावरण के अनुकूल के लिए आजीवन शिक्षण प्राप्त करता है। बालक को अपने परिवार, विद्यालय, खेल के मैदान, समाज और पड़ोस में शिक्षा मिलती है, और उसकी यह शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। जो बालक को शिक्षा मिलती है वो उसके जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है इसमें? समाज में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षित करता है। हम कुछ भी करें उससे हमको शिक्षा मिलती है, ज़रूरी नहीं है वो विद्यालयी शिक्षा ही हो, मतलब कुछ भी हो हमको शिक्षा मिलती ही है। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शिक्षण प्रदान करता है। सीमित अर्थों में शिक्षण केवल औपचारिक साधनों के द्वारा किया जाता है, और यह द्विमुखी प्रक्रिया होती है जिसमें बालक और अध्यापक में संबंधित रहते हैं। ठीक है, जब तक यह तीनों आपस में नहीं मिलते हैं तब तक शिक्षण प्रक्रिया संभव नहीं होती है। आज के शिक्षण का स्वरूप परंपरागत शिक्षण के स्वरूप से बिल्कुल बदल चुका है। शिक्षा शास्त्रियों ने नवीन शिक्षा के सिद्धांतों और शिक्षण पद्धतियों का प्रतिपादन एवं आविष्कार किया है। आज शिक्षण को पूर्ण रूप से बाल केंद्रित बना गया है, मतलब बच्चे को सेंटर में रखा गया है। ठीक है, और शिक्षण में औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों ही साधनों का प्रयोग किया जाता है। मतलब औपचारिक भी शिक्षा दी जा रही है, अनौपचारिक भी शिक्षा। औपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जो हम वहाँ पर विद्यालय में सीखते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम हर समय सीखते हैं, घर में, परिवार में, कहीं चलते समय, या मतलब कहीं भी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। शिक्षण की कुछ निम्न परिभाषाओं से शिक्षण की धारणा और अधिक स्पष्ट हो सकती है। इसमें क्या कहा गया है? रायबर्न के अनुसार क्या कहा गया है? ये आपको कोटेशन दिया हुआ है, तो ये कोटेशन आप याद कर लीजिए, यही आपको नंबर दिलाएंगे। यदि आप कोटेशंस याद किए रहेंगे तो जो एक कॉपी चेक करने वाला होता है वो देखता है कि बच्चा पढ़ा हुआ है, तभी इसको ये याद है। ठीक है, देखते हैं रायबर्न के अनुसार क्या कहा गया है। शिक्षण एक संबंध है जो विद्यार्थियों को उसकी शक्तियों के विकास में सहायता देता है। ठीक है, और ये क्या है? योकम तथा सिम्पसन के मत के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षण का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा समूह के लोग अपने अपरिपक्व सदस्यों को जीवन से सामंजस्य स्थापित करना बताते हैं। मतलब समाज में वो किस प्रकार एक दूसरों के साथ घुल मिल रहा है, इसके बारे में आपको बताता है। ठीक है, बैन के अनुसार क्या कहा गया है? शिक्षण कथन नहीं, प्रशिक्षण है।
ठीक है। और बर्टन के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षण अधिगम हेतु उद्दीपन, मार्गदर्शन, निर्देशन और प्रोत्साहन है। मतलब शिक्षण जब हम सीखते हैं तो उसमें मार्गदर्शक होना जरूरी है, निर्देशन भी जरूरी है उसका, और उद्दीपन भी, मतलब कुछ नया भाव उत्पन्न हो, ये भी जरूरी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें क्या कहा गया है, बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण क्रियाओं की वह एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। मतलब शिक्षण क्रियाओं से जो है वो बच्चों के अंदर कुछ नया सीखने की उत्सुकता को जागृत करती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एन.एल. गेज के मत के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षण एक निजी प्रभाव है जिसके उद्देश्य अन्य व्यक्ति के व्यवहार में प्रभावी परिवर्तन लाना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कहा गया, शिक्षण के स्वरूप में। शिक्षण का अर्थ मार्गदर्शन है। समझते हैं इसके बारे में क्या है ये। शिक्षण का कार्य पाठ्य वस्तु संबंधित सूचनाओं को ही छात्रों तक पहुंचाना मात्र नहीं है, बल्कि शिक्षण के द्वारा बच्चे की रुचियों, आदतों, कार्यों और प्रवृत्तियों को उचित दिशा में निर्देशित किया जाना ही शिक्षण कार्य है। मतलब इसका क्या कहने का मतलब है कि जो हमारे किताब में दिया हुआ है केवल वही हमारे बच्चों, मतलब जो जिनको हम सिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए जो पाठ्य वस्तु की है वही ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि बच्चे की रुचि किस में है, वह कौन सा कार्य बार बार कर रहा है। ठीक है, इससे भी हम लगा सकते हैं। यदि बच्चा गिटार बजाता है तो उसमें उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। यदि बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसको उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए, इससे ताकि वो उस फील्ड में जाकर आगे कुछ कर सके। ठीक है, अब देखते हैं रायबर्न ने क्या कहा है। रायबर्न और रिस्क महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षण एक पथ प्रदर्शक के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। टीचिंग इज डिफाइंड एज गाइडेंस इन लर्निंग। ठीक है, मार्गदर्शन के दृष्टिकोण से शिक्षण की दो प्रमुख क्रियाएं शिक्षा की सामग्री प्रस्तुत करना और बालकों की मानसिकता क्रियाशीलता का पथ प्रदर्शन करना है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं क्या है। सीखने का संगठन करना शिक्षण का अर्थ है। ठीक है, समझते हैं इसके बारे में क्या कह रहा है ये। सीखने के संगठन से आशा है कि शिक्षक तथा छात्र की क्रियाओं का एक हो जाना तथा इन सभी क्रियाओं में सभी प्रकार के कार्यों, शिक्षण विधियों तथा दशाओं का समावेश होता है। इस प्रकार सीखने के संगठन का अर्थ शिक्षण की परिस्थितियों के समक्ष उपकरणों के एक हो जाने से है। मार्शल का मानना है कि शिक्षण सीखने का पथ प्रदर्शन नहीं बल्कि सीखने का संगठन है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि जो है सीखने का संगठन जो है, इससे मतलब ये है कि शिक्षक तथा छात्र की क्रियाओं का ये एक हो जाना है। मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्र जो पढ़ रहा है उसको छात्र को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे है। ठीक है, और इन क्रियाओं जो इन सभी क्रियाएं हैं, इनको सभी प्रकार के कार्यों जैसे शिक्षण की विधि क्या है, उनकी दशाओं में वह बच्चा समावेश कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इससे है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहा है, शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो इसमें क्या कहा गया है, शिक्षण प्रक्रिया के तीन प्रमुख बिंदु हैं, शिक्षक, छात्र और विषय वस्तु। इन तीनों पारस्परिक आदान प्रदान में शिक्षण की प्रक्रिया संभव है। शिक्षक तथा छात्र शिक्षण प्रक्रिया के सजीव अंग हैं और पाठ्य वस्तु इसका निर्जीव अंग है। देखिए क्या कहा गया है कि जो शिक्षण होता है वो यदि शिक्षक अकेले होगा तो भी शिक्षण नहीं होगा, छात्र अकेले होगा तो भी शिक्षण नहीं होगा, और किताब ही अकेले रहेंगी वो तो निर्जीव अंग ही हैं, तो उससे हम कैसे शिक्षा प्रदान करते हैं, मतलब ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो शिक्षक मतलब जो शिक्षण होता है उसमें तीनों प्रक्रियाएं जरूरी हैं। छात्र पढ़ने के लिए होता है और शिक्षक जो होता है वो पढ़ाने के लिए होता है। जो पाठ्य वस्तु होती है वो, पाठ्य वस्तु का मतलब होता है हमारा सिलेबस क्या है। ठीक है, जब सिलेबस ही नहीं होगा शिक्षक क्या पढ़ाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या। रायबर्न का मानना है कि शिक्षक और छात्र के बीच में संबंध जितना अधिक घनिष्ठ होगा शिक्षण उतना ही प्रभावशाली होगा। मतलब शिक्षक और छात्र के बीच में आपसी समन्वय जितना होगा उतना ही शिक्षा मतलब प्रभावशाली होगा। ठीक है, और क्या कहा गया है, शिक्षण के समय तीन बातों को
ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं देखते हैं। शिक्षक को छात्र के प्रकृति एवं स्वभाव का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक को स्वयं का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे पाठ्य वस्तु की भी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। मतलब इससे आशय यह है कि जो शिक्षक होता है वो अपने छात्र का जो स्वभाव है, मतलब वो सीखना चाह रहा है कि नहीं सीखना चाह रहा है, इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए और शिक्षक को स्वयं भी ज्ञान होना चाहिए कि वह क्या पढ़ा रहा है, क्या वो सही है या नहीं है। और जो विषय वस्तु है, मतलब पाठ्य वस्तु है, उसका भी नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक को जो सब्जेक्ट दिया गया है पता लगा उसके बारे में उसको संबंधित संपूर्ण जानकारी ही नहीं है, तो वो पढ़ाएगा क्या। तो इन तीनों बातों को ध्यान में रखकर ही शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यवस्तु के बीच में घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। ठीक है, मतलब तीनों का समन्वय होना चाहिए तभी शिक्षण क्रिया हो पाएगी। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्या कहा गया है। सूचना देना शिक्षण का अर्थ है। सूचना देना, ठीक है, देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। शिक्षण का एक महत्वपूर्ण कार्य छात्रों को सूचना देना है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को शिक्षक पाठ्य वस्तु संबंधी सूचनाएं देने के साथ साथ अन्य व्यवहारिक सूचनाएं भी देता है। जो शिक्षक कहानी कला में निपुण होते हैं वो बहुत प्रभावशाली ढंग से इन सूचनाओं को छात्रों तक पहुंचा पाते हैं। यदि इन सूचनाओं को अध्यापक द्वारा पूर्व अर्जित सूचनाओं के साथ स्थापित कर छात्रों तक पहुंचाया जाता है तो छात्र इन सूचनाओं को बहुत आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है कि मतलब जो शिक्षण होता है, यदि जो हमारा शिक्षक है उसके साथ कोई घटना घटित हुई है और उस घटना से जोड़कर अपने छात्र को कोई चीज़ समझा देता है तो वो चीज़ जो होती है वो छात्र के दिमाग में बैठ जाती है। किताबी ज्ञान उतना आवश्यक नहीं है जितना कि मतलब अनुभव का ज्ञान जो हम समझाएंगे अपने छात्रों को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। पांचवा, शिक्षण का अर्थ सिखाना होता है। मतलब शिक्षण का कार्य बिना सिखाए संभव नहीं हो सकता। अब आप शिक्षण कर रहे हैं और उसको सिखा नहीं रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो आप उसको सिखाइए। बालकों को तब तक ज्ञान नहीं दिया जा सकता है जब तक वो सीखने के लिए तैयार ना हो। ये भी सही है कि कोई भी बालक है, आप कितना भी शिक्षा देना चाह रहे हैं लेकिन वो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या मतलब है, आप चिल्लाते रहेंगे, उसका मन कहीं और लगा रहेगा। शिक्षक का उत्तरदायित्व तो सूचनाएं मात्र देने पर ही समाप्त नहीं हो जाता बल्कि उसका दायित्व बच्चों को सिखाने के लिए तैयार करना होता है। मतलब शिक्षक का उत्तरदायित्व ये है कि वो जो कुछ भी सिखाए वो बच्चों में मतलब रुचि हो कि उसको वो सीखने के लिए तैयार रहे। ऐसा नहीं है कि आप मतलब तरीका अलग होना चाहिए, आपका सिखाने का तरीका अलग होना चाहिए जिससे बच्चे आपकी बातों को सुने। ठीक है, और शिक्षण की सफलता तभी मानी जाएगी जब शिक्षक द्वारा दिए हुए ज्ञान को छात्र ग्रहण कर ले। शिक्षण क्रिया तभी सही मानी जाएगी जब उसको ज्ञान ग्रहण कर ले। जब छात्र के समझ में ही नहीं आएगा तो उस ज्ञान का क्या मतलब। यही कारण है कि समग्र शिक्षक कार्य को चलाने के लिए निश्चित शिक्षण विधियों का निर्माण व प्रचलन संभव है। ठीक है, बार्डन के मत के अनुसार क्या कहा गया है, शिक्षण सीखने में उत्तेजना, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। छठवां हमारा, वातावरण में सामंजस्य स्थापित कराना। समाज जो होता है हमारा वो परिवर्तनशील होता है। ठीक है, समाज की भौतिक, आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ये तो सही है भाई, समाज में जो क्रियाएं हो रही हैं वो हमेशा बदलती रहती हैं, कभी एक समान थोड़ो ना होती हैं। और इस वातावरण में ही छात्र को अपना जीवन यापन करना होता है, ये भी सही है। छात्र की चाहे वो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो या आर्थिक स्थिति अच्छी हो या फिर सामाजिक मतलब समाज में उसको ऊंचा स्थान हो या नीचा स्थान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अतः शिक्षण का उद्देश्य कक्षा में छात्र को शिक्षित करना नहीं मात्र नहीं है बल्कि उसे योग्य बनाना है। तो मतलब शिक्षा आप इस तरह दीजिए कि वो केवल आपको मतलब रटाना नहीं है, उसको समझाना है ताकि वो अपने जीवन में कुछ अलग कर सके। ठीक है, वह समाज की इन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आप उसको इस तरह बनाइए कि इस समाज में वह समाज के लिए कुछ करे। ठीक है,
तो इस संबंध में सिम्पसन का मानना है कि शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समाज अपने बालकों को चुने हुए वातावरण से जिसमें कि उसको रहना शीघ्र अनुकूल करने की प्रक्रिया में प्रशिक्षित करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे और क्या कहा गया है। बालक को क्रियाशील बनाना है। तो क्रियाशीलता बालक की जन्मजात प्रवृत्ति व क्षमता है। मतलब क्रियाशीलता का मतलब है कि बच्चे के अंदर जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, ठीक है, जिससे वह अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए जब छोटा बच्चा है, कोई खिलौना आपने उसको दे दिया तो उसको तोड़ फोड़ के देखेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो ये उसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो आपको उसको मना नहीं करना है कि बेटा ये मत तोड़ो, ये उसको बोलो बेटा और तोड़ो और बताओ कि इसमें कुछ अलग क्या हो सकता है, ठीक है। शिक्षक का कार्य उसकी इस जन्मजात प्रवृत्ति को क्रियाशील रहने में अवसर प्रदान करता है। शिक्षक को चाहिए कि वह बालकों को इस प्रकार से शिक्षित करे कि वह अपनी इस क्रियाशीलता का पूर्ण लाभ उठाए। मतलब जो शिक्षा दे उस शिक्षा का कोई महत्व निकलता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप उसको कि कोई भी शिक्षा दे रहे हो और उसका उसके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है, ठीक है। उचित पथ प्रदर्शन के द्वारा बालकों को इस प्रवृत्ति के अनुकूल उद्देश्यपूर्ण तथा लाभदायक कार्यों में लगाया जा सकता है, जो कि फ्रॉबेल तथा मॉन्टेसरी जैसे प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा की क्रियाशीलता पर विशेष बल दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं और आगे। बालकों को प्रोत्साहित करना मतलब मोटिवेशन तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक बार किसी छात्र के अंदर यदि मोटिवेशन रहेगा तो वो अपने आप सीखेगा, ठीक है। देखते हैं, बालकों को प्रोत्साहित करना व उन्हें प्रेरणा देना शिक्षण का महत्वपूर्ण कार्य एवं अर्थ कहा जा सकता है। प्रेरणा और प्रोत्साहन कठिन से कठिन कार्य को सरल बना दे। मतलब आप कितना भी कठिन कार्य हो, यदि आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं तो वो उसको बहुत आसानी तरीके से सीख लेगा, ठीक है। शिक्षक को बालकों की प्रमुख रुचियों तथा रुझानों का पता लगाकर उन्हें उचित मार्गदर्शन देना चाहिए। मतलब जो शिक्षक होता है वो पता करे कि बालक को क्या सीखने की ज़्यादा रुचि है, ठीक है, उसको पता लगाए और उसके बाद उसके अनुसार उसको किसी चीज़ के बारे में बताए, ताकि वो बच्चा मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ लेगा, ठीक है, जिससे बालकों के जीवन में सही धारणाओं का निर्माण संभव हो सके, ठीक है। चलिए देखते हैं 9वां क्या है। बालकों के संवेगों को प्रशिक्षित करना होता है। मतलब शिक्षण का अर्थ बच्चों के संवेगों को प्रशिक्षित करना होता है। मनोवैज्ञानिक इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि बालकों के अधिकांश व्यवहार उनके संवेगों से संचालित होते हैं। अतः शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों के इन संवेगों को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने और संचालित करने की व्यवस्था होनी चाहिए। अनेक पाठ्य संबंधी क्रियाओं से बालकों के संवेगों को नियंत्रित किया जा सकता है। अच्छी बातों की ओर बच्चों के संवेगों को मोड़ना शिक्षण द्वारा ही संभव है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मतलब तीसरा क्वेश्चन, मतलब हम आपको वही सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपकी आगामी परीक्षा बीएड के लिए जो मतलब सेकंड पेपर है उसमें ये सारे क्वेश्चन मतलब मैं जो क्वेश्चन करा दे रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको आपके पेपर में रखे हुए मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है, ठीक है। और पढ़ाने का क्या मतलब, आपको पढ़ना है तो आप सीरीज लेके पढ़ लेंगे, लेकिन जो मतलब यहाँ से आपको पढ़ाया जा रहा है तो ये जो मतलब जो आप सुन रहे हैं ना, जो सुन लेते हैं तो वो ज़्यादा याद होता है, ठीक है। मतलब उतना अगर आप पढ़ेंगे तो आपको नहीं याद होगा जितना आप सुन के याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं बताइए या फिर शिक्षण की विशेषताएं बताइए, दोनों का अर्थ एक ही है, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तथा अध्यापक सिखाने की प्रक्रिया की एक प्रमुख कड़ी होता है, ठीक है। अध्यापक जो किसी भी चीज़ को सिखाएगा तो उसको प्रमुख कड़ी माना ही जाएगा, क्योंकि अगर अध्यापक नहीं होगा तो कौन सिखाएगा, ठीक है। चूँकि शिक्षण की प्रक्रिया का संचालन करने का उत्तरदायित्व शिक्षक पर ही होता है, अतः अच्छे शिक्षण के लिए यह बहुत आवश्यक है कि शिक्षक
भी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित और योग्यता प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि शिक्षक को जो सब्जेक्ट दिया गया है उस सब्जेक्ट के बारे में शिक्षक को पूरा नॉलेज ही नहीं है। अगर उसको पूरा नॉलेज ही नहीं होगा तो वो आपको पढ़ाएगा क्या? ठीक है। तो फिर अगर ऐसा होगा तो फिर जो शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है वो पढ़ा नहीं पाएगा, तो बच्चे सीख भी नहीं पाएंगे। तो इससे बच्चे का टाइम भी खराब होगा, शिक्षक का भी टाइम खराब होगा। तो शिक्षक जो सब्जेक्ट में रुचि रखता हो वही सब्जेक्ट आप उसको दीजिए। ठीक है। तो ऐसा होने पर ही शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है और शिक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। संक्षेप में एक अच्छे शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं हम देखते हैं। ठीक है। पहला होता है निर्देशात्मक। ठीक, अच्छे शिक्षण की एक प्रमुख विशेषता उसका निर्देशात्मक होता है। शिक्षण आदेशात्मक नहीं हो, मतलब जो शिक्षण होता है वो ऐसा ना हो कि आप उसको आदेश दे रहे हैं कि नहीं इसको करो तो करो, ये भाव आपके अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय के वातावरण में सहयोग और प्रेम की भावना होनी चाहिए। ठीक है। और छात्रों को अध्यापक का अनुसरण एक आदेश के रूप में न करते हुए सहानुभूति तथा आदर के रूप में करना चाहिए। यदि जो आपका छात्र है यदि वह आपको मतलब अपने भाई के समान मानता है और आप भी उसको अपने छोटे भाई की तरह समान मानकर जो आप उसको कार्य देंगे वो करेगा। ठीक है। ये नहीं कि तुम इसको करो, तो आप उसको ज़बरदस्ती याद तो करवा देंगे लेकिन वो चीज़ समझ में उसके आएगी नहीं। ठीक है। आपको हिटलर नहीं बनना है। छात्रों को शिक्षक के सुझावों को एक आदेश न मानकर निर्देश के रूप में स्वीकार करना चाहिए। ऐसे वातावरण में शिक्षक द्वारा किया शिक्षण कार्य अच्छे शिक्षण की श्रेणी में आता है। ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरा क्या है, प्रेरणादायक क्या है। अच्छे शिक्षण की दूसरी विशेषता उसका प्रेरणादायक होता है। शिक्षक द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्य में छात्रों को प्रेरणा मिलनी चाहिए और शिक्षक के शिक्षण कार्यों तथा व्यवहार से प्रेरित होकर छात्रों को अपने शैक्षिक कार्यों को संपन्न कराना चाहिए। ठीक है। किंतु यह सब शिक्षक की योग्यता और जब तक शिक्षक को अपने विषय पर अच्छा ज्ञान नहीं होगा तब तक वह किसी भी छात्र को अच्छा शिक्षण नहीं दे सकता है, चाहे जो हो जाए। ठीक है। यदि शिक्षण छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा तो निश्चित ही वह अच्छी श्रेणी का शिक्षण होगा। ठीक है। चलिए देखते हैं तीसरा, सहयोग। तो शिक्षण की धारणा एक मार्गी धारणा नहीं है। सभी वैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों ने एक मत से शिक्षण को त्रिमार्गी माना है। इनमें 3 अंग हैं, छात्र, शिक्षक और पाठ्यवस्तु है। इन तीनों में आपसी सहयोग का होना अच्छे शिक्षण की विशेषता है। कोई भी शिक्षण तभी सफल या प्रभावशाली माना जाएगा जब शिक्षक, छात्र और पाठ्य पुस्तक जो है हमारा वो तीनों का समावेश होगा। ठीक है। और सहयोग होगा। ठीक है। चलिए, में आपसी सहयोग और विश्वास विद्यमान हो। ठीक है। और शिक्षा के अन्य लक्ष्यों को भी आपसी सहयोग और सद्भावना के माध्यम से हासिल किया जा सकता है। सहयोग के अभाव में किसी भी प्रकार का शिक्षण, चाहे वह कक्षा के भीतर हो या कक्षा के बाहर, अच्छा शिक्षण नहीं किया जा सकता है। जब तक जो 3 बताया गया कि त्रिमुखी की प्रक्रिया है, वो तीनों में आपसी संबंध होना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए देखते हैं चौथा, निदानात्मक एवं उपचारात्मक है। अच्छा शिक्षण सदैव निदानात्मक और उपचारात्मक होता है। निदानात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से छात्रों की कमियों का पता लगाया जा सकता है और उसका सही समय और बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपचार किया जा सकता है। ठीक है। और अच्छा शिक्षण सदैव ही बालकों को कमियों को पता लगाते हुए उनके उपचार की व्यवस्था करता है। बालकों की कमियों व भूलों को शिक्षक को अनदेखा करना चाहिए, बल्कि उसके कारण को पता लगाकर उसमें यथासंभव सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। तभी शिक्षण शिक्षा उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। ठीक है। मतलब अगर बालक किसी कारण सीख नहीं रहा है, मतलब तो उसमें आप मतलब आपको देखना है कि उसकी कमी क्या है, किस वजह से वो सीख नहीं रहा है, क्या कमियां हैं उसमें। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहा गया है, बाल केंद्रित। आज की शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से बाल केंद्रित है। मतलब
बच्चे को सेंटर में रखे शिक्षा होती है। ठीक है, बालक को शिक्षा का केंद्र बिंदु स्वीकार किया गया है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि बालक की रुचियों, जिज्ञासाओं, भावनाओं, क्षमताओं और योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण कार्य किया जाए। जिस शिक्षण में बालक को केंद्र मानकर शिक्षण दिया जाता है वह शिक्षण अच्छी श्रेणी का शिक्षण नहीं माना जा सकता है। मतलब जिस शिक्षण में बालक को केंद्र ना मानकर शिक्षण दिया जाता है वह अच्छी श्रेणी का शिक्षण नहीं माना जा सकता। हाँ, ये तो सही है। मतलब अगर केंद्र मान कर किया जाए तो बालक को मतलब शिक्षा को अच्छा माना जा सकता है शिक्षण को, लेकिन अगर बालक भी सेंटर्ड नहीं है तो उसमें शिक्षा अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, शिक्षण का बाल केंद्रित होना अच्छे शिक्षण की एक आवश्यक विशेषता है। ठीक है, चलिए आत्मविश्वास देखते हैं। अच्छा शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। शिक्षकों को समय समय पर छात्रों की योग्यताओं व क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। उनमें आत्मविश्वास जागृत करने के सभी प्रयास करने चाहिए। मतलब जब जो सीख रहा है उसको मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम इसको सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे, तो फिर वो क्या सीखेगा, हैं? नहीं सीख पाएगा ना। तो मतलब बच्चे को आप इस तरह समझाइए कि उसको लगे कि ये सब चीज़ तो बहुत इजी है, बहुत आराम से, तो फिर उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो मतलब लूज नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाल मनोविज्ञान के बारे में समझते हैं क्या कह रहा है। अच्छे शिक्षण में यह आवश्यक है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो और जिन बालकों को शिक्षक शिक्षण दे रहा है यदि उनकी इच्छाओं, प्रवृत्तियों, भावनाओं आदि का मनोवैज्ञानिक ज्ञान शिक्षक को नहीं है तो वह शिक्षा के उद्देश्यों को हासिल नहीं कर पाएगा। यदि चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में कोई भी शिक्षक को जानकारी नहीं है तो वह अच्छा शिक्षण नहीं कर पाएगा। ठीक है, और छात्रों को वैयक्तिक भिन्नता मतलब जो जितने छात्र होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इन सभी भिन्नताओं को सही ढंग से समझना बाल मनोविज्ञान के ज्ञान के अभाव में असंभव है। मतलब बालकों को किस तरह समझाया जाए जब तक ये चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बाल मनोविज्ञान के बारे में उस शिक्षक को जानकारी नहीं होगी तब तक वह ठीक ढंग से समझा ही नहीं पाएगा। ठीक है, और शिक्षक को बालकों का समुचित ज्ञान ही नहीं होगा तो उनके द्वारा दिया गया शिक्षण किसी भी तरह छात्रों के लिए प्रभावकारी नहीं हो सकेगा। ठीक है, देखते हैं आगे। प्रजातंत्रात्मक शिक्षण। आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं। विद्यालयों के वातावरण का भी स्वरूप जो है वो प्रजातांत्रिक होना बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ साथ ही शिक्षक द्वारा किए जा रहे शिक्षण कार्यों को स्वरूप भी मतलब शिक्षण कार्यों का स्वरूप भी प्रजातांत्रिक होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि छात्र अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप बोलोगे नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो इस तरह आपको नहीं करना है। ठीक है, उसको आज़ादी देनी है कि मतलब आप उससे ये कहिए कि बच्चा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है वो आप हमसे पूछो, हम आपको बताएंगे। अब आप एक क्वेश्चन दे दिए उसको, वो नहीं कर पाया तो आप उसको हड़का रहे हैं, चमका रहे हैं, तो ये सब एक शिक्षक मतलब शिक्षण में अच्छी आदत नहीं होती है। ठीक है, और किसी भी प्रकार का दंड आदि की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो ये तो दंड देना अपने छात्र को ये तो बहुत ही गलत बात है। आज के समय में आप उसको प्रेम से समझाइए। ठीक है, अध्यापक और छात्रों को प्रजातांत्रिक वातावरण में ही मिलना चाहिए और अपनी समस्याओं का आदान प्रदान करना चाहिए। मतलब प्रजातांत्रिक तंत्रात्मक का मतलब क्या है कि अध्यापक भी स्वतंत्र हो पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत सारा भार दे दिया गया है कि मतलब ये काम करो वो काम करो। जब आप उस पर पहले ही ज़्यादा बोझ दे दोगे तो वो पढ़ाएगा क्या, नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो यही है। और शिक्षक का छात्रों के साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आप कह रहे हो कि ये अमीर है और ये गरीब है तो इस हिसाब से शिक्षा दो, या फिर वो मतलब किसी नीचे जात के है और कोई ऊपर जात से है तो उससे भी मतलब अलग व्यवहार नहीं करना है। मतलब अगर कोई भी छात्र आपके क्लासरूम में बैठा हुआ है तो जितने भी छात्र हैं सबको आपको एक समान नज़र एक समान रूप से देखना है। ठीक है, स्कूल में धनी और निर्धन दोनों वर्गों के बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षक को
दोनों को एक दृष्टि से देखते हुए अपने शिक्षण कार्यों को मतलब संचालन करना है। ठीक है, देखते हैं प्रोग्रेस। प्रगति। प्रगति अच्छे शिक्षण का सूचक है। यदि किसी विद्यालय में छात्रों का शैक्षिक स्तर ऊंचा होगा और वह निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो यह निसंकोच कहा जा सकता है कि ऐसा विद्यालय उस विद्यालय के शिक्षण स्तर के कारण ही है। अच्छा शिक्षण सदैव ही प्रगतिशील होता है और छात्रों को प्रगति की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। सहानुभूति। सहानुभूति और प्रेम पूर्ण वातावरण में किए गए शिक्षण कार्य का प्रभाव जो चिरस्थायी होता है। ऐसे व्यवहार में शिक्षण पाने के कारण छात्रों के उत्साह में निरंतर वृद्धि होती है। मतलब आप उससे मतलब बहुत प्रेम से, जो भी व्यवहार है आपका, आपको बहुत प्रेम से व्यवहार होना चाहिए, तो उसमें जो है वो उसका उत्साह बना रहेगा। ठीक है, और वो मतलब आगे बढ़ेगा। ठीक है, और वो शिक्षा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। शिक्षक का छात्रों के प्रति सहानुभूति व्यवहार अच्छे शिक्षण की एक आवश्यक विशेषता होती है। ठीक है, सुव्यवस्थित वेल प्लान्ड। संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का व्यवस्थित होना अच्छे शिक्षण की व्यवस्था है। सुव्यवस्थित शिक्षण शिक्षक व छात्र दोनों की सफलता की कुंजी है। यदि शिक्षण की प्रणाली अर्थात उसकी विधियां, पाठ्यवस्तु आदि सुव्यवस्थित होंगी तो उन्हीं के अनुसार क्रमबद्ध शिक्षण कार्य का संचालन होगा तो निश्चित ही शिक्षण बहुत प्रभावशाली होगा और उससे प्राप्त होने वाले परिणाम बहुत उत्साहवर्धक होंगे। साथ ही साथ शिक्षण में सुव्यवस्थित होने से शिक्षक और छात्र दोनों को ही सुविधा होगी। मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं मतलब उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लें तो मतलब छात्र के लिए बहुत सही रहेगा। पाठ्य वस्तु क्या है उसकी व्यवस्था पहले से ही कर लें, उसके बाद शिक्षा का संचालन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं वातावरण के अनुकूल। मतलब देखते हैं क्या कह रहा है। बालक विकास के विभिन्न स्तरों से गुजरता है और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसे नई नई समस्याओं को सामना करना पड़ता है और अपनी बुद्धि तथा विवेक से करना होता है। ठीक है, मतलब वातावरण के अनुसार मतलब बच्चे के जीवन काल में बहुत सी मतलब स्थिति ऐसी आएगी कि जब वो बच्चा मतलब कभी उसका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, मतलब इस तरह की जो होता है, तो मतलब उसको आपको इस तरह रखना है बच्चे को कि उसका मोटिवेशन कभी डाउन ना हो। ठीक है, ताकि वो जो समस्याएं उसके सामने है उसका सामना कर सके। ठीक है, और अतः शिक्षण की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि बालक में समाज की परिस्थिति एवं वातावरण के अनुकूल करने की क्षमता विकसित हो सके। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार वह कोई भी निर्णय लेने में संभव हो सके। ठीक है, आपको ये सब करना है। अच्छा शिक्षण हमेशा ही बालकों के अनुभव को ध्यान में रख के किया जाता है और बालक को समाज के वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तैयार करता है। ठीक है, देखते हैं वांछित सूचनाएं क्या है। समाज परिवर्तनशील है और निरंतर विकास और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। नए नए अनुसंधान हो रहे हैं और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नागरिकों का इन अनुसंधानों तथा समाज के वातावरण से परिचित होना बहुत आवश्यक है और यह तभी संभव है जब इन नवीन अनुसंधानों और प्रगति की मतलब विशिष्ट जानकारी छात्रों को शिक्षण के द्वारा प्रदान की जा रही है। इसी कारण एक अच्छे शिक्षण से यह आशा की जाती है कि वह आवश्यक और वांछनीय सूचना मतलब समाज में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसके बारे में उसको बताइए आप। ऐसा नहीं है कि जो आविष्कार हो रहे हैं उसके बारे तो फिर बच्चा आपका पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो जो नई नई सूचनाएं आती हैं उसको बच्चे को ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अच्छा शिक्षण सिखाना है। छात्रों को केवल पाठ्यक्रम संबंधी ज्ञान देना अच्छा शिक्षण नहीं हो सकता है। अच्छे शिक्षण का अर्थ छात्रों में सीखने की इच्छा जागृत करना है, उनकी रुचियां, अभिरुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं के अनुरूप उन्हें शिक्षित करना है, उनमें आत्मविश्वास जागृत करना है और उन्हें इस प्रकार से प्रेरित करना है कि वह स्वयं ही पढ़ने की दिशा में उत्सुक हों। किसी भी प्रकार का दबाव या भय का कारण नहीं हो। ठीक है,
तो चलिए हो गया आज हम यहीं तक रखते हैं, और जो आगे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अच्छे अच्छे, और वीडियो को शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये सारे जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, ये मतलब ये जो मैंने करा, ये मतलब आप अगर दीर्घ उत्तरी में भी पूछता है तो इसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी सब आ गया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।